तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में सीरीज और पैरेलल एलसीआर सर्किट्स को स्टडी किया। हमने देखा कि सीरीज एलसीआर सर्किट में और पैरेलल एलसीआर सर्किट में हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है इम्पीडेंस, और वो जो इम्पीडेंस है दैट इज गिवन बाय Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर फॉर सीरीज एलसीआर, and it is Z is equal to 1 by under root 1 by R square plus omega C minus 1 by omega L का whole square for parallel circuit। इसके साथ साथ LCR सर्किट में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है इस सर्किट की वो है Z। अब क्या होता है कि ये जो इंडक्टर है इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, मैग्नेटिक एनर्जी विच इज गिवन बाय हाफ Li स्क्वायर। अगर सर्किट में किसी टाइम इंस्टेंट t पे करंट I है तो उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड रहेगी वो होगी हाफ Li स्क्वायर। कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड होती है विच इज हाफ CV स्क्वायर। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स है किसी टाइम t पे, क्योंकि ये सब कुछ वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है दैट इज हाफ CV स्क्वायर। और ये जो रेजिस्टेंस है वो एनर्जी डिसिपेट करती है, और उस एनर्जी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ये एनर्जी डिसिपेटेड है। तो करंट अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर I है तो उस केस में जो हीट एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट होगी दैट इज I स्क्वायर RT। तो मतलब कुछ एनर्जीज यहाँ पे स्टोर्ड हो रही हैं और कुछ एनर्जीज यहाँ पे डिसिपेट हो रही हैं। तो अब हमारे पास एक पैरामीटर होता है विच इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर। क्वालिटी फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे दोनों ही केसेस में, सीरीज एलसीआर सर्किट में और पैरेलल एलसीआर सर्किट में एट रेजोनेंस। तो क्वालिटी फैक्टर क्या मेजर करता है? क्वालिटी फैक्टर कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इट इज जस्ट ए नंबर एंड इट गिव्स एक्चुअली द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड। कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है सर्किट, उसमें मैक्सिमम एनर्जी उसने कितनी स्टोर करी है और एक साइकिल में कितनी एनर्जी वो डिसिपेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। जब भी हमने एलसीआर सर्किट बनाना है उसमें एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हमारी एनर्जी डिसिपेट बहुत ज्यादा होगी तो सर्किट का क्वालिटी फैक्टर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो लेट अस राइट फर्स्ट डेफिनेशन। It is 2 pi times 2 pi is just for making the number big, so it is maximum energy stored in the circuit। मैक्सिमम एनर्जी कितनी वो स्टोर करता है सर्किट में, डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो ये होता है क्वालिटी फैक्टर। अब किसी भी सर्किट में अगर एनर्जी डिसिपेट ज्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो क्वालिटी फैक्टर है ये हमें सर्किट की क्वालिटी बताता है कि कोई सर्किट कितना बढ़िया है। जिसमें लेस एनर्जी लॉस होगा उसका क्वालिटी फैक्टर बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, स्मॉलर द लॉस इन एनर्जी इन ए गिवन साइकिल, higher is the value of Q। ठीक है, तो Q gives quality of LCR circuit। LCR सर्किट सीरीज के केस में भी ऐसे डिफाइन होता है, पैरेलल केस में भी ऐसे डिफाइन होता है। इसके दो और नाम है। क्वालिटी फैक्टर को हम फिगर ऑफ मेरिट और क्वालिटी रेशियो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको फिगर ऑफ मेरिट भी बोला जा सकता है, क्वालिटी फैक्टर भी बोला जा सकता है, क्वालिटी रेशियो भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेशन। पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एलसीआर सर्किट में एनर्जी स्टोर भी होती है और एनर्जी डिसिपेट भी होती है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस कर्व्स बात करें, अगर क्वालिटी फैक्टर बड़ा होगा तो कर्व उतनी ज्यादा शार्प होगी। ये भी लिखा जाएगा क्वालिटी फैक्टर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, quality factor measures the sharpness of resonant curve। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर कोई रेजोनेंट कर्व ज्यादा शार्प है तो मतलब उस केस में उस सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर है वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो
हायर द वैल्यू ऑफ क्यू शार्पर इज द कर्व, और उल्टा भी लिखा जा सकता है, शार्पर द कर्व हायर इज द वैल्यू ऑफ क्यू। मैं बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो हम सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करें, एक ये कर्व है मेरे पास किसी एलसीआर सर्किट के लिए, और दूसरी कर्व ये है मेरे पास किसी दूसरे एलसीआर सर्किट के लिए। इसका क्वालिटी फैक्टर Q2 और जो फर्स्ट कर्व है उसका क्वालिटी फैक्टर Q1। तो यहाँ पे Q2 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन Q1। ये इस कॉन्सेप्ट का, इस पॉइंट का ये मतलब है। अब इससे क्या फायदा होता है, देखिए सीरीज एलसीआर सर्किट में ना एक पैरामीटर होता है विच इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी, और सिलेक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर होती है। सिलेक्टिविटी का मतलब है कि हमारे पास एक नैरो रेंज होनी चाहिए फ्रीक्वेंसीज की। ये तो होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, समझेंगे पहले इसको। ये होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये करंट है मैक्सिमम आई नॉट की, ये आई नॉट चल रहा है उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब मान लो मैंने आई नॉट को ना √2 से डिवाइड कर दिया, मैंने कैलकुलेट किया आई नॉट मैक्स बाय √2, ये कितना होता है 1/√2 होता है 0.707, 1/√2 की वैल्यू होती है, ये आई नॉट मैक्स हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको 70 या 0.707 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसका 70% ऑलमोस्ट वो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन खींचें, तो ये लाइन 2 पॉइंट्स पे ऐसे कट करती है रेजोनेंट कर्व को। ये जो रेंज होती है ना फ्रीक्वेंसीज की, इसको बोला जाता है बैंडविड्थ, ये भी इससे रिलेटेड है। बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है, तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर बैंडविड्थ, ये रेजोनेंट कर्व में ही सब कुछ होता है। बैंडविड्थ इज कॉल्ड ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। और इसको हम डिनोट कर लेते हैं डेल्टा ओमेगा से, क्योंकि बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, तो बैंडविड्थ इज नॉट बाय डेल्टा ओमेगा। अब मैं कह रहा हूं कि जितनी शार्प कर्व होगी, देखो शार्प का मतलब है बैंडविड्थ इतनी कम होगी, तो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओमेगा, ये याद रखेंगे। और क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला यहां से बन जाता है रेजोनेंट कर्व से, Q इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा, ये रेशो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की रेशो किसके साथ, बैंडविड्थ के साथ। ये भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। अगर आपको ये वाली जो कर्व्स हैं, रेजोनेंट कर्व्स हैं, अगर वहां से कैलकुलेट करना पड़े तो आप इस तरह से क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो बैंडविड्थ जितनी कम होगी, जितना नैरो होगा ये वाला कर्व, उतनी बैंडविड्थ कम हो जाएगी, उतना वो जो सिग्नल है वो कम फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको ज्यादा करंट देगा। मतलब वो सर्किट जो है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा एक छोटी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। जैसे मान लो हमारे पास ये जो एलसीआर सर्किट होते हैं ना, ये रेडियो होते हैं। जैसे रेडियो अगर आपने सुना हो, रेडियो को हर किसी रेडियो चैनल को एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है, और उसके जितने भी सिग्नल्स हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी पर प्रोपेगेट करते हैं। वो इसलिए होता है, हर चैनल की अपनी फ्रीक्वेंसी अलग अलग इसलिए होती है कि वो जो दो सिग्नल्स हैं वो आपस में मिक्स ना हो जाए। जैसे एक स्टेशन पे मान लो, रेडियो स्टेशन पे, रेडियो चैनल पे गाना चल रहा है, एक दूसरी जगह पे कुकिंग शो चल रहा है, तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये इंटरमिक्सिंग जो इंटरफ्रेंस है वेव्स की, उनको रोकने के लिए हर रेडियो को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी जाती है। ये मैं रेडियो चैनल लिखा मैंने, उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब जो हमारा रेडियो सेट होता है, ये वाला रेडियो सेट पुराने जमाने वाला, इसमें ना ये एलसीआर सर्किट ही लगा होता है पीछे, सीरीज एलसीआर सर्किट। हम क्या करते हैं, हम जब उसकी नॉब को ऐसे रोटेट करते हैं ना, हम एल या सी को वेरी करते हैं, और जब एल और सी को वेरी करके इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर जो होती है 1/√LC, वो उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे, रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ जब वो मैच कर जाए, देखो एक सर्किट की फ्रीक्वेंसी है जो हम रेडियो से वेरी कर रहे हैं, और एक ऐसे हवा में सिग्नल छोड़े हुए हैं हमने अलग अलग चैनलों ने, रेडियो चैनलों ने, उनको हमें कैच करना है। तो जब इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो उस सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ज्यादा करंट आता है। वो ज्यादा करंट आप इस पीक में देख सकते हैं। वही ज्यादा करंट जो है बेसिकली उस सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वहां पे उस टाइम शो चल रहा होता है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट आ गया, वो वोल्टेज आ गई और वो आपको गाना सुनाई देता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग करना। रेडियो सर्किट की, एलसीआर सर्किट की बाहर जो सिग्नल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्यूनिंग करना। अब आप ये चाहते हैं कि इसकी सिलेक्टिविटी बेटर हो, मतलब मैं जैसे ये नॉब को यहाँ से हिलाना शुरू करूं, घुमाना शुरू करूं, तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा नॉब को घुमा रहा हूं इतनी ज्यादा रेंज के लिए
ओमेगा की बहुत सारी बड़ी सारी रेंज हो, उस बड़ी सारी रेंज में मैं उस चैनल को कैच कर पाऊँ, उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा आएगी फिर, ठीक है, अगर ये बैंडविड्थ बड़ी होगी। हम चाहते हैं बैंडविड्थ छोटी होनी चाहिए, सर्किट की बैंडविड्थ छोटी होनी चाहिए। एलसीआर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बड़ा होना मतलब बैंडविड्थ छोटी होनी। इससे क्या होगा, इससे जब आप उस पर्टिकुलर सिग्नल के पास पहुंचोगे तो एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी रेंज आएगी, आप थोड़ा सा नॉक को घुमाओगे, फटाफट वो वाला सिग्नल कैच हो जाएगा। अगला सिग्नल किसी अगली फ्रीक्वेंसी पे है, आप थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और चेंज करोगे यहाँ से एलसीआर सर्किट की, फिर वो वाला सिग्नल कैच हो जाएगा, तो उसमें डिस्टर्बेंस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए इसको सिलेक्टिविटी बोला जाता है। क्वालिटी फैक्टर सिलेक्टिविटी के साथ भी रिलेटेड है। तो ये सारा कुछ आपस में रिलेटेड है। ये हो गया फिजिकली इसका क्या मीनिंग है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट, इट इज जस्ट ए नंबर। ये एक नंबर होता है और जितना बड़ा होता है उतना अच्छा हमारा सर्किट काम करता है। चलो अब हम क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। पहले सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक है। ये कैलकुलेशंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगी कि कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो लेट अस कैलकुलेट Q वैल्यू फॉर ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट। देखो क्वालिटी फैक्टर को ना हमेशा रेजोनेंस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि आप ये कर्व्स देख सकते हो। एक्चुअली क्वालिटी फैक्टर डेल्टा ओमेगा ओमेगा और ये रेशियो है ना, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही उसको हम कैलकुलेट करते हैं। किसी भी सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है, क्योंकि इट इज 1/√LC। जो भी L की वैल्यू होगी सर्किट के लिए, जो भी C की वैल्यू होगी, उनको पुट करो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब जैसे कि हमने बात करी, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड। कौन सी एनर्जी स्टोर्ड? मैक्सिमम वाली। मैं यहाँ मैक्स लिख देता हूँ उसके पैर में, अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। ये पर साइकिल है, ये रेशियो है, ठीक है। ओके, अब एलसीआर सर्किट में कौन कौन सी चीजें एनर्जी को स्टोर करती है? एक एल स्टोर करता है, एक सी स्टोर करता है, आर तो सिर्फ डिसिपेट करता है एनर्जी को, वो स्टोर नहीं करता एनर्जी को किसी भी फॉर्म में। ओके, अब देखो इंडक्टर के अक्रॉस जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो ये होती है। मान लो ये करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, और यू कैन से मैक्स वैल्यू ऑफ करंट। तो ये मैक्स वैल्यू ऑफ करंट जो है, जब इस सर्किट में वो करंट होगा आई नॉट, मतलब जब आई नॉट के बराबर होगा, तब इंडक्टर के अक्रॉस जो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी करंट के कारण, उसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ LI नॉट स्क्वायर। इन दैट केस देयर इज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है या जो करंट होता है, वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है उसके साथ 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस होता है दोनों में। मतलब जब ये मैक्स होता है तब ये मिन होता है, मतलब जीरो होता है। जब ये मिन होता है, मैं करंट की बात कर रहा हूं, तब ये मैक्स होता है। दोनों में फेस डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री का। अब अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होगी वो ये होगी हाफ CV नॉट स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, मतलब जब मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस है, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन यूज करके इसको ड्राइव कर सकते हैं। हमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर चाहिए, तो वी कैन सिलेक्ट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, और यही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है जैसे कि आपको पता है। तो 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम हमारे पास आ गया हाफ LI नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो एनर्जी डिसिपेट कौन करता है? रेजिस्टेंस। तो हो जाएगा IRMS का स्क्वायर। देखिए जब भी हम हीट एनर्जी की बात करते हैं ना, करंट तो ऐसे वेरी कर रहा है, तो फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वी ऑलवेज टेक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये +2 का कॉन्सेप्ट है। +2 में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना है ना, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एवरेज वैल्यू ओवर द फुल साइकिल जीरो होती है एसी की। अगर आप यहां से लेकर यहां तक फुल साइकिल एवरेज वैल्यू ले लें, वो जीरो होती है, और हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू वैसे नहीं ले सकते क्योंकि वो वेरी कर रही है। फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ली जाती है, विच इज I0/√2।
ये एक्सप्रेशन भी आप +2 में ड्राइव कर चुके हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पुट भी करेंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। ओके, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, T इज टाइम पीरियड, क्योंकि हम एक साइकिल में देखना चाहते हैं, ठीक है, कितनी। ओके, नाउ T कैन बी सब्स्टिट्यूट एज 2 पाई बाय ओमेगा। मैं सब कुछ यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। 2 पाई, ये हाफ है, चलो मैं 2 यहाँ लगा देता हूँ, कट जाएगा अभी। Li नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय IRMS इज I नॉट स्क्वायर बाय 2, एक 2 यहाँ भी आ गया, इनटू R इनटू T इज 2 पाई बाय ओमेगा। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस ओमेगा इज एक्चुअली ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि हम वो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं जो रेजोनेंस पे है। ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा नॉट L बाय R, ठीक है, ओमेगा नॉट L बाय R। तो दिस इज द फॉर्मूला, और यू कैन से XL बाय R। तो क्वालिटी फैक्टर इज ऑलवेज रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस, क्योंकि जब आप इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको वो फ्रीक्वेंसी पुट करनी है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं करंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी करंट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस तरह से। तो ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, नीचे बन जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये एक और डेफिनेशन आ गई, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ वी कैन राइट क्वालिटी फैक्टर्स रिलेशन एट रेजोनेंस। तो Q is equal to XL by R and it is also XC by R. Why? Because at resonance हमें पता ही है कि रेजोनेंस पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर ही होती है। तो इसके दो फॉर्मूले बन गए, ओमेगा नॉट L बाय R, दूसरा बन गया 1 बाय ओमेगा नॉट सी आर। ये दोनों ही क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले हैं। आपके पास जो भी वैल्यू हो, कैपेसिटेंस है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इंडक्टेंस है एलसीआर सर्किट की तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आप वी एल बाई वी आर भी लगा सकते हो अगर दो वोल्टेजेस आपको गिवन है रेजोनेंस पे। ये याद रखना, दिस इज वोल्टेज एट रेजोनेंस, ठीक है। और आप वी सी बाई वी आर भी लगा सकते हो, वी एल वी सी भी दोनों बराबर होते हैं एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, बट आउट ऑफ फेस होती है बाय 180 डिग्री रेजोनेंस पे, ठीक है। मतलब ये है कि जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मैक्सिमम होती है तब कैपेसिटर की वोल्टेज जीरो होती है, और जब वो मैक्सिमम होती है तब ये जीरो होती है। तो ये सारे फॉर्मूले क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्टली यूज होते हैं। ओके, नाउ अनदर रिलेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर, हम इन टर्म्स ऑफ एल सी आर करेंगे। देखो ये कोई भी फॉर्मूला उठा लो, ये वाला उठा लिया मैंने, ओमेगा नॉट एल बाय आर, ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, एल बाय आर ओमेगा नॉट इज 1 बाय रूट एल सी। इस एल को अंदर लेके जाएंगे रूट के, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर रूट के अंदर एक एल नीचे से कट जाएगा, 1 बाय आर रूट एल बाय सी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर्स में। आपको फ्रीक्वेंसी भी नहीं चाहिए, ओमेगा की वैल्यू नहीं है तब भी कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस कितनी है, सर्किट की इंडक्टेंस कितनी है और सी कितना है। ये तीनों चीजें मिलके ही क्वालिटी फैक्टर को डिसाइड करते हैं, और ये एक बड़ा नंबर चाहिए होता है हमें। जितना ये बड़ा नंबर होगा, मैंने बताया, उतनी कर्व शार्प बनती है, सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है सर्किट की, ठीक है। और अगर मैं यहां से भी ड्राइव कर लूं तब भी आप देख लो सेम ही आना है। ओमेगा नॉट को 1 बाय रूट एल सी पुट करूंगा तो रूट एल सी ऊपर चला जाएगा और नीचे सी आर आ जाएगा। यहाँ मैंने ओमेगा नॉट को 1 बाय रूट एल सी पुट किया। अब सी को अंडर रूट के अंदर लेके जाना है, 1 बाय आर ऐसे लिख लिया, सी को अंदर लेके जाएंगे फिर एल बाय सी ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, क्वालिटी फैक्टर के रिलेशन है, ठीक है। समझ आ गया सबको, सीरीज एलसीआर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर पहले भी पढ़ा हुआ है वैसे, बट अब थोड़ा मैंने ज्यादा इधर उधर से समझाने की कोशिश करी है।
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। मैं इसको यहाँ से भी ड्राइव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसको यूज कर लूँ तो उसको भी यूज करके हम ड्राइव कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम करने वाले हैं क्यू वैल्यू ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू का एक्सप्रेशन फॉर ए पैरेलल LCR circuit at resonance। देखिए, पैरेलल सर्किट के लिए हमारे पास पहले क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला तो सेम है, 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, in LCR circuit divided by energy dissipated in one cycle। Same relation is here, definition is same। चलो, तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखेंगे हाफ सी ई नॉट स्क्वायर। देखो, कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अभी पैरेलल सर्किट है ना, तो पैरेलल सर्किट में हर किसी कंपोनेंट को सेम वोल्टेज मिलती है, इसलिए हमने एनर्जी स्टोर्ड को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखना है। यहाँ पे जब वोल्टेज की पीक वैल्यू आएगी उस टाइम पे जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज ई नॉट, जैसे कि हमने अप्लाइड वोल्टेज ये लिखी थी ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। एनर्जी डिसिपेटेड को भी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ही पुट करेंगे, तो दैट विल बी ई आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाय आर इनटू टाइम पीरियड। ये भी हीट एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, इसमें हम आई को वी बाय आर पुट कर सकते हैं, तो ये वी स्क्वायर बाय आर टी हो जाता है हीट एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला। पैरेलल सर्किट के लिए इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ही बात करते हैं, क्योंकि पैरेलल सर्किट में हर किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है, इसलिए वोल्टेज वाले एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करने हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू हाफ इंटू सी ई नॉट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फैक्टर्स हैं ई आर एम एस, उसको बोलेंगे ई नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय आर, ये आर आ गया, इंटू कैपिटल टी को इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। तो अब यहाँ 2 पाई से 2 पाई का फैक्टर कैंसल, ठीक है, ये वाला जो 2 है ये इससे कैंसिल, ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई नॉट स्क्वायर, ये है ई नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा नॉट आर सी, ठीक है। दिस इज क्यू क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे यहाँ पे कितनी है ओमेगा नॉट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, और कैपिटल सी कैपेसिटेंस को पुट करना है, तो वहां से क्वालिटी फैक्टर आपके पास आ जाएगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, जितना बड़ा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना सर्किट अच्छा ट्यूनिंग करेगा, उतनी जो रेजोनेंट कर्व है शार्प बनेगी, ठीक है। तो दिस वाज द क्वालिटी फैक्टर फॉर LCR सर्किट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पावर कंज्यूम्ड इन LCR सर्किट। अभी हम यहाँ पे कौन से सर्किट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज LCR सर्किट। या कोई भी सीरीज हो पैरेलल हो कोई चक्कर नहीं है, हमें तो इन टर्म्स ऑफ करंट ही बात करनी है, हाँ सबके लिए, दोनों के लिए, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे LCR सर्किट की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी LCR सर्किट हो, सीरीज हो पैरेलल हो, पावर कंज्यूम्ड का जो एक्सप्रेशन अभी हम ड्राइव करने वाले हैं दैट विल रिमेन सेम। देखिए, हमारे पास एक LCR सर्किट है, मैं यहाँ पे चलो सीरीज वाला बना लेता हूँ, वैसे ये दोनों के लिए है एक्सप्रेशन LCR,
उसको हमने वोल्टेज लगाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन फंक्शन है, ठीक है। तो लेट अप्लाइड वोल्टेज टू LCR circuit is E is equal to E naught sin omega t. Equation number 1. Let current in the circuit. अब करंट और वोल्टेज में कुछ फेज डिफरेंस होगा, तो उस फेज डिफरेंस को भी हम साथ में कंसिडर करेंगे। ये करंट है, करंट इज ऑल्सो टाइम वेरिंग करंट, उसको ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मैंने ये एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन कंसिडर कर लिया, एंड हेयर phi is phase difference between EMF या voltage and current, between voltage and current। चलिए, now what is power? Power is rate of doing work, तो it is dW by dt, this is power। अभी dW by dt को हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल पावर में लेके जाना चाहते हैं, तो this electrical work is actually voltage into current into time। अब मैं फुल साइकिल की अगर बात करूंगा तो हम इसको फुल साइकिल के लिए या किसी भी टाइम t के लिए कर सकते हैं, फॉर स्मॉल टाइम t। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, दिस इज डिवाइड बाय t, t से t कट गया, पावर का डायरेक्ट रिलेशन वोल्टेज इनटू करंट, ये हमारे पास होता है वोल्टेज इनटू करंट। मतलब हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स हैं, वोल्टेज भी है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों को यहाँ पे पुट करके आई कैन राइट पावर। तो पावर सिंपली बन जाएगा, देखिए E नॉट आई नॉट, दोनों आगे लिख लिए मैंने, E नॉट आई नॉट, उसके साथ हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सिंपली 1 और 2 इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो लेट मी राइट हियर, इट इज इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। हमें एवरेज पावर भी कैलकुलेट करनी है, अभी तक हम इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले हम इसको थोड़ा ओपन कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला विच इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है जी। अब इस साइन ओमेगा टी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंस्टेंटेनियस पावर ही चल रही है अभी, ये एट पावर एट एनी टाइम टी है, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, साथ में आ जाएगा कॉस फाई माइनस ई नॉट आई नॉट, साइन ओमेगा टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इंस्टेंटेनियस पावर का अभी तक ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है जब हमें एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है ओवर द फुल साइकिल। अभी हम इसको सिंपली डिफरेंट फॉर्म्स में लिख रहे हैं। तो ये पावर का एक्सप्रेशन जो लास्ट मैंने लिखा था उसको आप ऐसे लिख सकते हो, E नॉट आई नॉट के साथ था बच्चे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमें एक्चुअली इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा नहीं, इसलिए इसको पहले पुट कर देना है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को पुट कर दिया, और cos फाई तो एज इट इज, cos फाई देखो कांस्टेंट है, टाइम का फंक्शन नहीं है, ये टाइम का फंक्शन था साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसको आपने ऐसे पुट करना है माइनस। अच्छा, उसके बाद था E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मतलब साइन ए कॉस ए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a। तो पहले मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये हमारे पास था वहां पे, उसके साथ था साइन फाई। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको कंबाइन करके लिख दूंगा साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी E नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 कॉस फाई माइनस E नॉट आई नॉट बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है कि हमें इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करना है फॉर 0 टू t, और इसको टोटल टाइम से डिवाइड भी करना है 1 बाई टी 0 टू टी पी डी टी, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये बनेगा 1 बाई टी ब्रैकेट के अंदर E नॉट आई नॉट कॉस फाई बाहर आ गया
2 का फैक्टर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt, ये फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास, माइनस इसकी लिमिट 0 टू टी। इस टर्म को देखे ध्यान से, यहीं पे लिख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर भी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं मैं बाहर लिख रहा हूँ, ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन फाइव, देखो इसमें टाइम नहीं आ रहा कहीं पर भी, तो ये कांस्टेंट्स हैं। इस बाकी साइन 2 ओमेगा टी को हमें इंटीग्रेट करना है फॉर 0 टू टी, और यहाँ डी टी, और ये जो 1 बाई टी का फैक्टर है वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ है। तो इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 3 को लिख सकते हैं। नाउ हियर integration of sine 2 omega t over the full cycle is 0. This term is 0. ठीक है, इसका छोटा सा प्रूफ भी कर लेते हैं, हम यहीं पे कर लेते हैं। Let us suppose this is equation in above equation, this is equation 4 in above equation। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 0 to t sin 2 omega t dt, इसे हमें सॉल्व करना है। तो साइन 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा। इसकी लिमिट्स हमें पुट करनी है 0 टू कैपिटल टी। सुनो, तो माइनस 1 बाय 2 ओमेगा बाहर आ गया, कॉस 2 ओमेगा टी में लिमिट्स पुट करेंगे, कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 1 बाई 2 ओमेगा एज इट इज, कोस 2 ओमेगा कैपिटल टी को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टी को आप 2 पाई बाय ओमेगा पुट कर दे, 2 पाई बाय ओमेगा, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ ओमेगा चला जाएगा, और ये 1 है। चलो, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये बन गया cos 4 पाई, और cos 4 पाई भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 विल बी 0। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी दोबारा सुनो, कोई साइन हो कोस हो, है ना, ये दोनों फंक्शंस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, टैन नहीं, ठीक है। दोबारा सुनो, देखो हमारे पास साइन ओमेगा टी हो, कोस ओमेगा टी हो, या साइन 2 ओमेगा टी हो, कॉस 2 ओमेगा टी हो, साइन 3 ओमेगा टी हो जाए, कॉस 3 ओमेगा टी हो जाए, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। साइन ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, साइन 2 ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, मतलब डबल फ्रीक्वेंसी है, बट दोनों ही फंक्शंस की जो शेप है वो सेम है, ये शेप होती है। तो इसमें जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना ही नेगेटिव एरिया होता है ओवर द फुल साइकिल, और इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया अंडर द कर्व। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो जितना पॉजिटिव आंसर आएगा, वैल्यूज आएगी, उतनी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, दोनों कैंसिल हो के आंसर 0 आता है। इसी तरह से कहीं पर आपको कॉस ओमेगा टी नजर आ जाए या cos 2 ओमेगा टी नजर आ जाए, उसकी भी इंटीग्रेशन ओवर द फुल साइकिल 0 होती है। ओवर द फुल साइकिल इंपॉर्टेंट है, उसकी लिमिट 0 टू टी होनी चाहिए, तभी पूरे साइकिल के लिए होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, इसको मैं साइड पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। चलो, तो ये टर्म सारी 0 होगी, हमारे पास ये टर्म बची, इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट शीट पे। इसको लिख लेते हैं पी एवरेज। नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, equation 4 becomes P average is equal to 1 by T ब्रैकेट के अंदर E नॉट I नॉट by 2 cos phi। अब इंटीग्रेशन 0 टू T, हाफ का फैक्टर है हमारे पास। आप देखिए लास्ट इक्वेशन में यहाँ पे हाफ का फैक्टर बाहर लिख लिया पहले ही, 1 dt की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक, और दूसरी cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ मैंने dt लिख दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और माइनस 0 टू t cos 2 ओमेगा टी dt। तो अब ये तो फिर से 0 हो गया, मैंने अभी बताया आपको, sin 2 ओमेगा टी आ जाए, cos 2 ओमेगा टी आ जाए, उसकी इंटीग्रेशन 0, सिर्फ ये बचा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाई टी E नॉट I नॉट बाई 2 cos phi, तो dt की इंटीग्रेशन कैपिटल T आ जाएगा लिमिट्स पुट करके। ये टर्म 0 है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो P एवरेज का फॉर्मूला मेरे पास आ गया E नॉट बाई रूट 2 I नॉट बाई रूट 2, ये मैंने 2 को रूट 2 टाइम्स रूट 2 लिख लिया, इंटू cos phi। ऐसे लिखने का फायदा होता है क्योंकि ये RMS वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है AC में। तो वोल्टेज की RMS वैल्यू को करंट की RMS वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू cos phi।
तो कितनी पावर कंज्यूम होती है ये cos phi डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो हेयर cos phi, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, चलो पहले लिख ही देते हैं। cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इसको बच्चों पावर फैक्टर बोला जाता है। एंड इट डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड, एवरेज पावर कंज्यूम कितना है cos phi से पता चलता है, ठीक है। अगर किसी सिचुएशन में cos phi 1 आ जाए, मतलब phi आ जाए 0 डिग्री, और ये किस सिचुएशन में होता है, ये होता है जब सिर्फ और सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस लगी हो, इंडक्टर और कैपेसिटर ना हो, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट हो, उसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें फाई की वैल्यू 0 होती है, उसमें करंट और वोल्टेज फेज में रहते हैं, उनमें फेज डिफरेंस 0 होता है, तो उस केस में cos phi 0 होता है। तो उस केस में फाई एंगल 0 होता है। एक मिनट, फोन बजने लगा, कौन है ये, बाद में कर। तो उस केस में फाई एंगल 0 डिग्री होता है, और फिर इसका मतलब है cos phi 1 हो जाएगा। एंड पावर कंज्यूम्ड P average is ERMS only and ERMS into IRMS, and this is maximum power consumed, ठीक है। उस केस में एक और सिचुएशन है जहां फाई 0 होता है, वो भी आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं। वो दूसरी सिचुएशन है रेजोनेंस पे, एट रेजोनेंस। अगर आपके पास LCR सर्किट है बट आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हो, तो उस केस में सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, दैट इज व्हेन ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स इज अंडर रूट LC, तो उस केस में भी फाई 0 होता है। उस केस में भी करंट और वोल्टेज फेज में रहते हैं, तो करंट और वोल्टेज अगर फेज में रहते हैं तो उस केस में cos phi 1 हो जाएगा एंड पावर कंज्यूम विल बी मैक्सिमम। तो दो सिचुएशंस है मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड की जो आपको याद रखनी है, इनको याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब cos phi को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए, पावर फैक्टर को डिफाइन करें तो कैसे किया जा सकता है, देखो cos phi इज रेशियो ऑफ एवरेज पावर कंज्यूम्ड अपॉन IRMS इंटू ERMS। तो ये जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड है इसको बोला जाता है ट्रू पावर, की एक्चुअली में कितनी पावर किसी सर्किट में कंज्यूम हो रही है, वो ये है जो cos phi का फैक्टर सारा कुछ रल मिलके डिसाइड करते हैं। और जो नीचे वाला फैक्टर है उसको बोलते हैं अपरेंट पावर, अपरेंट पावर, ठीक है। अगर हमें फाई की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगर हमें IRMS और ERMS पता है तो हम उनको यूज करके अपरेंट पावर कंज्यूम्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू पावर को ना हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं थ्योरेटिकली, और इस ट्रू पावर को हम एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर, ठीक है, डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर बोलते हैं उसको, उसकी हेल्प से हम ट्रू पावर को मेजर कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर लेते हैं तो वो तो सिंपली आपको ये वाली पावर देता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर की जो AC रीडिंग्स होती हैं वो हमें देती हैं अपरेंट पावर। यहाँ पे लिख देते हैं अपरेंट पावर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ AC voltmeter and AC ammeter। चलिए, तो ये cos phi की रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नाउ वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस रिलेटेड टू द पावर कंज्यूम्ड। स्पेशल केसेस, हर तरह का सर्किट हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, केस 1 फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मान लो आपके पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, कोई इंडक्टेंस नहीं है उसमें, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, और यहाँ पे आपने AC सोर्स लगा दिया, ये वोल्टेज लगा दी। तो इस केस में जो सर्किट में करंट होगा दैट इज I इज इक्वल टू Y नॉट साइन ओमेगा t। दोनों फेज में रहते हैं, करंट और वोल्टेज दोनों साइन फंक्शन ही बनेंगे इस केस में।
तो इस केस में जो हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन होता है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, दैट इज IRMS ERMS इंटू cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों फेस में है, cos 0 इज 1, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड। सेकंड केस में अगर हमारे पास प्योर इंडक्टेंस है, सिर्फ एक सर्किट है जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है L, इसको हमने AC सोर्स से वोल्टेज अप्लाई कर दी, ठीक है। अब इस केस में बच्चे जो हमारा फेस डिफरेंस होता है फाई, दैट इज π/2 फॉर प्योर इंडक्टर। वैसे प्योर इंडक्टर हो नहीं सकती, क्योंकि जिस वायर की ये इंडक्टर बनी होती है उसकी अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। इट इज ऑलवेज LR सर्किट, हमेशा L और R इकट्ठे रहते हैं। बट फिर भी अगर हम आइडियल केस अज्यूम करें जिसमें लेट अस सपोज इसकी वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, थिक वायर है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, तो सिर्फ फिर उसको हम प्योर इंडक्टर बोल देते हैं। तो उस केस में ना फाई की वैल्यू π/2 आएगी अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने ये करंट माना है ना सर्किट में, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमने करंट माना है। तो ये जो माइनस फाई है इसमें आ जाएगा π/2, मतलब करंट पीछे रहता है, वोल्टेज आगे रहती है इंडक्टर के केस में, और वोल्टेज तो चलो वही है जो हमने अप्लाई करी हुई है। तो अब जब आप π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 तो 0 होता है ना, तो आप देखिए कि जो हमारी जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड है वो 0 आ जाएगी इस केस में, नो पावर कंज्यूम्ड, ठीक है। तो इस केस में प्योर इंडक्टर के केस में जो एवरेज पावर है वो 0 आती है ओवर द फुल साइकिल, बट प्योर इंडक्टर होता नहीं है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज देयर। ओके, केस नंबर 3 फॉर प्योर कैपेसिटर। अगर कैपेसिटिव सर्किट है हमारा, सिर्फ एक कैपेसिटर ही लगा हुआ है सर्किट में, कनेक्टिंग वायर्स की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू प्रैक्टिकली, बिकॉज जब भी एक कैपेसिटर को वायर से ऐसे कनेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो जाती है, तो दैट इज ऑलवेज ए RC सर्किट। बट चलिए फिर भी इन द केस ऑफ आइडियल सिचुएशन we can have current here like this, I is equal to I naught sin ओमेगा t प्लस π/2, इसमें करंट आगे चलता है तो इसलिए हमने माइनस π/2 यहां लिखा, क्योंकि मैंने मेन एक्सप्रेशन में माइनस पाई माना हुआ था। तो इसकी भी वैल्यू 0 ही आएगी cos में, cos माइनस π/2 is also 0. So if this is 0, then again average power consumed in case of purely capacitive circuit is 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारे केसेस आपको अच्छे से समझने हैं और करने हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं बाकी सर्किट जो हैं हमारे। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट RC सर्किट, मैं तो कह रहा हूं ना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सिर्फ C सर्किट जो है, तो लेट अस सपोज वी हैव RC सर्किट। फॉर RC सर्किट मतलब एक कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में और एक रेजिस्टेंस भी है कुछ, तो ये प्रैक्टिकल है। तो इस केस में अगर आपने AC सोर्स अप्लाई किया तो यहाँ जो फिर करंट होता है उस करंट में जो फाई होता है, फेज डिफरेंस, दैट इज गिवन बाय tan इनवर्स XC/R, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो XC तो आपको पता ही है, tan इनवर्स 1/ωc, 1/ωc इज XC। तो जो भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये आपने सोर्स वोल्टेज लगाई है ना, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, जो भी कैपेसिटर की वैल्यू होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करके कुछ ना कुछ फाई आ सकता है, 45 डिग्री 30 डिग्री एनीथिंग है ना कुछ फाई आ सकता है, तो उस हिसाब से फिर आपका आंसर आएगा, इन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो फिर इस केस में जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होगा, बेसिक फॉर्मूला तो वही है हमारा, बट फाई इज नॉट डिफरेंट। मैं यहाँ पे cos फाई की जो वैल्यू है उसको पुट कर रहा हूँ, वो ये कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपके पास ये सारी वैल्यूज है ना, तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा सी एंड आर। तो इस केस में जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड है वो IRMS ERMS से लेस होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि ये कॉज ऑफ समथिंग इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज लेस देन IRMS ERMS। सिमिलरली केस नंबर 5, अगर हमारे पास LR सर्किट है तो सेम वैसे ही एक इंडक्टर है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली अवेलेबल, क्योंकि हमेशा किसी इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस भी होती है, उसको हम सीरीज में से जोड़ के शो कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो फाई होता है वो होता है tan इनवर्स XL/R,
ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिकल में भी वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। tan इनवर्स XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L बाय R, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ओमेगा L और R तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि फाई का आंसर क्या आएगा, और उस हिसाब से फिर हमारे पास एवरेज पावर का आंसर आएगा। कॉज ऑफ tan इनवर्स ओमेगा L बाय R, इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज केस नंबर 5। केस नंबर 6 फॉर LCR सर्किट, अगर तीनों चीजें लगी हुई हैं किसी सर्किट में, तो उस केस में हमारे पास फाई होता है tan इनवर्स, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, XL माइनस XC डिवाइड बाय R। ये तब हम करते हैं जब हमारा XL XC से बड़ा हो, मतलब जब सर्किट इंडक्टिव हो। इंडक्टिव सर्किट जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके हो जाता है। ठीक है, तो इंडक्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी मोर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और एक और रिलेशन है, वो दूसरा केस है, उसमें हम फाई को tan इनवर्स XC माइनस XL लिख देते हैं। तो ये तब यूज करना है फॉर्मूला जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ी है और इंडक्टिव रिएक्टेंस छोटी है। ठीक है, जब ये ऐसा है, तो ये कौन डिसाइड करता है कौन बड़ी है कौन छोटी है? ये एल, सी और ओमेगा की वैल्यूज डिसाइड करती है, आपको पता है इसके बारे में। और जनरली लो फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है, क्योंकि XC बड़ा तब होता है व्हेन ओमेगा इज लेस। ओके, तो यहाँ पर फिर VC इज ग्रेटर देन VL हो जाएगा। चलो ये दो केस हैं, उस हिसाब से फिर आप दोबारा से एवरेज के केस में अब फाई यहां से कैलकुलेट करके पुट करेंगे। फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है लिखना, आपको भी पेपर में ऐसे लिखना पड़ेगा, तो फाई आप यहां से पुट कर लेंगे। ठीक है, ओके। केस नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। एट रेजोनेंस, वो प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा सर्किट। रेजोनेंस पे क्या होता है? XL इज इक्वल टू XC, Z इज इक्वल टू R, फाई इक्वल टू 0, ये सब कुछ लिख देना आपने। ठीक है, चलो जब ये होगा, रेजोनेंस का मतलब हम ऐसे भी लिख देंगे, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। जब ओमेगा इतना होगा तब ये रेजोनेंस बन जाएगी। तब उस केस में फिर फाई 0 आ गया, फाई 0 मतलब cos फाई 1, तो एवरेज पावर इज मैक्सिमम अगेन। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी केस आपको एज ए न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, और इसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन में हो सकता है आपको बोला जाए डिस्कस द केस ऑफ रेजोनेंस, डिस्कस द केस ऑफ LR सर्किट, दो केस पूछे जाए, हो सकता है कुछ भी ना पूछा जाए। तो अब आपको सारे के सारे केसेस जो हैं उनको डिस्कस करना है प्रॉपरली। ठीक है, चलो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल का। इम्पीडेंस ट्रायंगल से हम cos फाई डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैसे इम्पीडेंस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये आपके प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है। इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं हम इम्पीडेंस ट्रायंगल को? देखो, हमारे पास एक है रेजिस्टेंस की वैल्यू, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं, मान लो ये मेरे पास L है, C है और R है, लाइक दिस। ओके, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VL, ये है वोल्टेज VC, और ये है वोल्टेज VR। अप्लाइड वोल्टेज है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। इस सर्किट में VL एंड VC are always out of phase by 180 डिग्री। जब इंडक्टर की वोल्टेज मैक्सिमम होती है कैपेसिटर की मिनिमम, जब कैपेसिटर की मैक्सिमम इंडक्टर की मिनिमम, हमेशा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एक साइड से रेजिस्टेंस को बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर, रेजिस्टेंस के परपेंडिकुलर हमेशा हमारे पास XC माइनस XL का फैक्टर रहेगा। अगर XC XL से बड़ा है तो XC माइनस XL होगा, और अगर XL XC से बड़ा है तो XL माइनस XC होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे ये वाली जो साइड है ये Z हो जाती है हाइपोटेन्यूज, विच इज इम्पीडेंस। तो देखो सीरीज LCR सर्किट में R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर विल गिव यू Z। तो दिस इज फाई। तो इस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, और यहां से ये फाई मेजर कर सकते हैं। cos फाई इज
R बाय Z बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर आपको मान लो कहीं पे साइन फाई चाहिए तो वो बन जाएगा XE माइनस XL बाय Z। और मान लो कहीं पे आपको tan फाई चाहिए तो वो बन जाएगा XE माइनस XL बाय R। तो इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल आपको सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए अलाउ करता है। आपको कोई दो चीजें पता है, एंगल पता है, एक साइड पता है और दूसरी साइड निकाल सकते हो। इस तरह से हम इम्पीडेंस ट्रायंगल से सब कुछ निकाल लेते हैं। ओके, एक चीज और ध्यान से समझेंगे। देखो ये एंगल फेज डिफरेंस कैसे हुआ करंट और वोल्टेज में, ये भी समझेंगे। देखो जो करंट होता है ना बच्चे, रेजिस्टेंस के तो अलोंग ही रहता है, तो करंट ऐसे बन जाएगा इधर। और ये जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस के साथ अगर मैं करंट को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो रेजिस्टेंस के साथ करंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर VR आ जाएगा। XC माइनस XL के साथ करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वोल्टेज आ जाएगी VL VC माइनस VL, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज बन जाती है वो, ठीक है। अब जब आप Z को, ये टोटल रेजिस्टेंस है, Z को करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हमारे पास नेट वोल्टेज आ जाएगी। इसको करंट से मल्टीप्लाई किया ना तो जो वोल्टेज मेरे पास E चल रही है, नेट वोल्टेज, वो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब E और VR का एंगल फाई है, और VR जिधर है, जिधर हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होती है, जिस डायरेक्शन में बनाते हैं फेजर डायग्राम हम, ठीक है, जिधर वो होगा उधर ही करंट होगा। करंट और वोल्टेज तो सेम होते हैं, तो इसलिए इंपीडेंस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो फाई है वो फेज डिफरेंस ही है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है कि फाई फेज एंगल है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद मैंने बता दिया आपको cos फाई कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम P एवरेज, हाँ, R बाय Z, ओके। तो हम ना अब एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ Z भी लिख सकते हैं। इट इज IRMS ERMS cos फाई की जगह R डिवाइड बाय Z, ऐसे भी लिखा जा सकता है। Z का एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे जो IRMS बाय Z है ना, IRMS बाय Z, IRMS इंटू Z, हाँ उसको ऐसे लिख लेते हैं। रुको, Z तो पुट कर देंगे, हाँ ये देखो। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट हेयर I इज इक्वल टू, या मैं लिख रहा हूं IRMS इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय Z। ओम्स लॉ ही है, I इज इक्वल टू V बाय R। तो यहाँ बन जाएगा ERMS स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। और Z की जो वैल्यू है हमारे पास, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ERMS स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस XC माइनस या XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चलो, तो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन केस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। और अगर आपको पैरेलल LCR सर्किट के लिए लिखना है तो Z की वैल्यू वो पैरेलल वाली पुट कर देंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज फॉर सीरीज LCR। पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ Z की वैल्यू चेंज करनी है। फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर था ERMS स्क्वायर इंटू R, वो एज इट रहेगा। डिनोमिनेटर में Z स्क्वायर था, अब Z स्क्वायर बनेगा 1 बाय R स्क्वायर प्लस ओमेगा C माइनस 1 बाय ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो दिस इज एवरेज पावर कंज्यूम्ड फॉर पैरेलल LCR सर्किट, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करती है, देखो आपके सामने है, ओमेगा L और R की वैल्यू पे, C की वैल्यूज पे डिपेंड करती है।